कभी कभी कोई महक सिर्फ हवा में नहीं होती, वो किसी की मौजूदगी भी होती है। एक छोटा सा कमरा, एक बंद दरवाजा और हर शाम एक ही गंध, जैसे किसी ने लकड़ियां जलाकर वहीं छोड़ दी हो। दोस्तों, आज के पहले भौतिक घटना के एपिसोड को हम आनंद जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। ये बात साल 2016 की है, जब मेरी पोस्टिंग केरल के कोची में हुई थी। मुझे एक सरकारी प्रोजेक्ट पर 3 महीने के लिए भेजा गया था। काम थोड़ा टेढ़ा था, लेकिन लोकेशन को लेकर मैं खुश था। कोची एक शांत और खूबसूरत शहर है। हवा में समंदर की नमी रहती है और हर जगह एक सुकून सा बहता रहता है। हालांकि उन दिनों वहाँ गर्मी बहुत थी, और वो भी नमी वाली, यानी जिसमें बदन चिपचिपाता है। मेरे रहने की व्यवस्था ऑफिस के तरफ से ही की गई थी। एक 4 मंजिला इमारत में, जिसका नाम था थिरु हार्मनी रेजिडेंसी, जिसमें मेरा कमरा 3रे मंजिल पर था। हालांकि वो कोई बड़ा फ्लैट नहीं था, बस उसमें एक कमरा था जिसमें एक छोटा सा किचन काउंटर और एक उसमें अटैच बाथरूम। सिंपल सा सेटअप, जिसमें एक बेड, एक पुराना फ्रिज, बेसिक सी अलमारी और पंखा। वो सभी दिखने में ऐसे थे कि पहली नज़र में मुझे सब कुछ सामान्य लगा, और इसी के वजह से शुरुआत के 2-3 दिन ठीक ठाक से बीते। मैं काम में व्यस्त रहता और शाम को थक हार कर लौट आता और जैसे तैसे खाना बनाकर खाकर सो जाता। लेकिन 3-4 दिनों के बाद मुझे अचानक से अजीब चीजें महसूस होने लगी। मुझे अचानक से शाम के वक्त जब मैं ऑफिस से घर आया, तो घर में मुझे हल्की सी जली हुई लकड़ियों जैसी महक कमरे में फैली हुई मिली। मुझे लगा शायद कोई आसपास को जलाकर गया होगा, इसलिए मैंने खिड़की खोला और पंखा चला दिया, और थोड़ी देर बाद महक अपने आप कम हो गई। लेकिन उसके अगले दिन फिर से वही महक, और बिल्कुल उसी वक्त पर जब सूरज डूब रहा था और कमरे में पीली रोशनी घुल रही थी, तब अचानक से लकड़ियों की जलने की बदबू उस कमरे में फैलने लगी। फर्क बस इतना था कि महक पहले से थोड़ी ज्यादा थी। ये सब आगे चलकर धीरे धीरे रोज का पैटर्न बन गया। हर शाम 6:30 से 7 बजे के बीच कमरे में वही राख और लकड़ी की गंध भर जाती। मैंने कई बार अगरबत्तियां जलाकर और एयर फ्रेशनर लाकर घर की उस बदबू को निकालने की कोशिश की, लेकिन सब बेअसर रहा। इसमें एक अजीब बात ये थी कि ये महक सिर्फ मेरे कमरे तक ही सीमित था। ये ना तो किचन की ओर जाता था और ना ही बाथरूम में, जैसे दीवारों के पीछे ऐसा कुछ छुपा हो जो हर शाम बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। इसी बीच मैंने एक और चीज नोटिस किया। एक रात करीब यही 1 या 2 बजे के बीच मेरी नींद अचानक से टूट गई, नल के टप टप करने की आवाज से। मैं उठा और बाथरूम में देखने गया, और देखा तो नल से सच में पानी टपक रहा था। ऐसे लग रहा था मानो कि नल में कोई लीकेज हो। इसलिए अगली सुबह से मैं ऑफिस जाने से पहले उसके नीचे बाल्टी रखकर जाता था, ताकि पानी उसमें गिरे और फर्श गीला ना हो। लेकिन पूरा दिन बीत जाने पर भी वहां एक भी बूंद नहीं गिरता था। नल बिल्कुल सूखा रहता था। लेकिन फिर रात होते ही वही टप टप की आवाज। ऐसा कई बार हुआ। हर बार दिन में सब सामान्य रहता था, पर रात होते ही बाथरूम के नल से पानी की बूंदें अपने आप गिरने लगती थी। और फिर ऐसे ही देखते देखते धीरे धीरे और भी घटनाएं होने लगी। मैं जो भी खाना फ्रिज में रखता, वो सुबह तक खराब हो जाता। दूध का फट जाना और पके हुए अच्छे खाने का बास मारना। 1-2 बार तो मुझे ये भी लगा कि शायद फ्रिज काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने फ्रिज को मिस्त्री को भी दिखवाया। लेकिन सब कुछ देखने पर फ्रिज बिल्कुल ठीक ठाक निकला। पर फिर भी जब भी मैं कुछ भी अंदर रखता,
वो सब कुछ खराब हो जाता। इसी दौरान एक बार जब मैं ऑफिस से लौटा तो मैंने देखा कि मेरा मोबाइल का चार्जर अपनी जगह पर नहीं है, यानी कि उस टेबल पर जहां मैं अक्सर उसे रखता था। उस चार्जर को ढूंढने के लिए मैंने पूरा कमरा उलट पलट कर दिया, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिला। बाद में जब मैं अलमारी से कपड़े निकालने गया तो देखा कि वो चार्जर कपड़ों के अंदर दबा हुआ है, जबकि मुझे ये अच्छे से याद था कि मैंने वो चार्जर वहां नहीं रखा था। पर सिर्फ चार्जर ही नहीं, अब ऐसे ही छोटी छोटी चीजें बार बार जगह बदलने लगी थी। कभी चाबी नहीं मिलती तो कभी रिमोट गायब हो जाता। ये सब मुझे बड़ा ही अजीब लगता था, पर जो चीज मुझे डराने लगी थी वो थे मेरे ही सपने। हर रात मुझे एक ही सपना आता, जिसमें एक खुला मैदान जहां लकड़ियां सजी होती थी, जैसे वो कोई चिता हो। वहां आग नहीं थी, बस लकड़ियां, और उन पर कोई लेटा हुआ था। हालांकि उसका चेहरा मुझे नहीं दिखा, लेकिन वहां चारों ओर वही गंध थी, यानी कि वो गंध जो मेरे कमरे में फैल जाती थी। यहाँ तक कि एक रात जब मैं इस सपने से उठा तो मेरी नाक में जलन थी, जिससे सच में धुआं मेरे नाक में गया हो। और जब भी ऐसा होता था मैं अपने तकिए से दूर होता था, जैसे किसी ने मुझे घसीटा हो। और ऐसे ही एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उस दिन दरअसल मैं ऑफिस से घर लौटा था और वो बदबू वो पूरे घर में फैली हुई थी। वैसे तो उसे मैंने हर दिन के तरह ही नज़रअंदाज किया, पर जैसे ही मैं अपने बिस्तर के तरफ बढ़ा तो मैंने देखा कि मेरे बेड पर रखा तकिया गीला है और ऐसे दबा हुआ है जैसे कोई वहां लेटा हो, और उसके साथ चलती सांसों की आवाज। ये सब होते हुए देखकर मैं डर सा गया। एक पल के लिए सोचा कि शायद ये मेरा वहम हो सकता है, इसलिए मैं तुरंत हाथ मुंह धोने बाथरूम चला गया। और जब मैं लौटा तब सब कुछ फिर से नॉर्मल था। पर उसी रात फिर से करीब 1 या 2 बजे मुझे फिर से बाथरूम के तरफ से आवाज आया, पर इस बार मुझे बाथरूम से टपकते पानी की जगह अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो सुनकर मैं घबरा गया, सोचा कि शायद घर में कोई चोर घुस आया होगा, पर दरवाजा देखा तो वो अब भी अंदर से बंद था। इसलिए कांपते हुए कदमों के साथ मैं बाथरूम के तरफ बढ़ने लगा, और वहां पहुंचते ही मैंने झट से बाथरूम का दरवाजा खोला, पर मेरे नजरों के सामने वहां कोई नहीं था। पर उस बाथरूम के फर्श पर बहुत सारे लंबे बाल बिखरे हुए थे। ये सब देखकर मेरे शरीर से जान ही निकल गई थी। एक पल के लिए तो पूरा शरीर ही झन्ना उठा था, और अब मुझे ये यकीन हो गया था कि वहां कुछ और ही हो रहा है, कुछ भौतिक। इसलिए वो रात मैंने जैसे तैसे उस घर में गुजारा, पर अगले दिन ऑफिस जाने के बाद मैं वापस घर नहीं लौटा, बल्कि जब तक मेरा दूसरे जगह पर रहने का इंतजाम नहीं हुआ मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस में ही रहा था। दोस्तों, आनंद जी के उस कमरे में आखिर ऐसा क्या था जिसके वजह से उन्हें ये सब महसूस हो रहा था। हालांकि इसका असली कारण ना तो आनंद जी को पता है और ना ही हमें, पर ऐसी डरावनी घटना सिर्फ उनके साथ ही नहीं हुई है, बल्कि उन्हीं के तरह ही आकाश जी के साथ भी एक ऐसा ही घटना घटा था जिसका तर्क ढूंढना मुश्किल है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे हम आकाश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। ये बात 2014 की गर्मियों की है। उन दिनों स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, और जैसे हर साल होता है मैं गर्मियों की छुट्टियां बिताने गांव गया था, और गांव में अपने माँ के मायके। माँ का गांव बर्धमान जिले में था, जिसका नाम है शिवबाती। वहां का माहौल शहर से बिल्कुल अलग था। मिट्टी की सड़कें,
धीमी धीमी हवा, चारों तरफ हरियाली और रात होते ही झिंगुरों की आवाज। गर्मी थी, लेकिन जैसे सूरज थोड़ा झुकता, बगीचों के पीछे से बहती हवा कमरे में आकर आराम दे जाती। मामा का घर पक्का था, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं था। एक ही कमरा जिसमें किचन और बाथरूम साथ लगे हुए थे। वो बिल्कुल सुनसान और झाड़ियों से घिरा हुआ था। उस जगह को मैं बचपन से ही देखता आ रहा था और न जाने क्यों उस हिस्से में कोई नहीं जाता था। शायद इसलिए क्योंकि वहां पर एक पुराना सा कुआं था। हालांकि उसे अब इस्तेमाल नहीं करते थे और उसे ढक्कन से भी ढक दिया गया था। जब पहले दिन में वहां पहुंचा तो हमारी खूब खातिरदारी हुई। दिन में 2 बार खाना, आंगन में बैठकर नानी की बातें सुनना और शाम को पेड़ों की छांव में आराम करना। लेकिन धीरे धीरे यही कोई 5-6 दिनों के बाद एक दोपहर कुछ अलग सा हुआ। उस दिन बहुत ही ज्यादा उमस थी और कमरे में बैठना मुश्किल हो रहा था। हालांकि सब सो रहे थे और मैं यूं ही बाहर निकल गया ठंडी हवा की तलाश में। और चलते चलते मैं घर के पीछे के हिस्से की तरफ चला गया। वही हिस्सा जहाँ जाने को मना किया जाता था। वहां झाड़ियां और पेड़ों की छांव थी, इसलिए वहां पहुंचकर मुझे अंदर से राहत मिली। पेड़ की छांव थी, जमीन पर नमी सी थी और एक हल्की सी ठंडक हवा में लगातार बह रही थी। उसी बीच झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए मेरा ध्यान उस कुएं पर गया। वही पुराना कुआं जिसे ढकने के लिए लकड़ी का एक बड़ा टेढ़ा मेढ़ा फट्टा रखा गया था। उसके पास जाकर बैठा तो मन में अजीब सी जिज्ञासा हुई, यानी कि उसके अंदर देखने की। इसलिए मैंने धीरे धीरे उस लकड़ी के फट्टे को हटाया, ये सोचकर शायद उसमें नानी के कहे बातों के अनुसार कुछ न कुछ डरावना जरूर दिखेगा। पर जब मैंने उस कुएं के ऊपर से वो पट्टा हटाया तो अंदर ऐसा कुछ नहीं था। सब कुछ बिल्कुल साधारण सा लग रहा था। अंदर झांका तो सिर्फ पानी नजर आया। नीचे बहुत गहराई में पानी चमक रही थी। हालांकि उसमें डरने जैसा तो कोई बात नहीं था, पर उस कुएं के अंदर देखकर मेरे अंदर एक ही सवाल दौड़ रहा था कि आखिर इतना साफ पानी होने के बावजूद भी कोई इसे इस्तेमाल क्यों नहीं करता। उसके बाद मैं वापस से अपने कमरे में आ गया जहां सभी सो रहे थे। पर उस दोपहर की ठंडी हवा और कुएं का वो अंधेरा अब भी मेरे जहन में घूम रहा था। फिर उसी रात के खाने पीने के बाद जब मैं सोने गया तो मुझे अधूरी सी ही नींद आई। न जाने क्यों मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि खिड़की के बाहर से कोई मुझे देख रहा है। और ऊपर से मेरा कमरा भी उस कुएं के एकदम सामने था। उसके अगले रात भी ठीक ऐसा ही हुआ। मैंने करवट बदलने की कोशिश की, पर शरीर में एक अजीब सी जकड़न महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे छाती के ऊपर हाथ रखा है। ना ज्यादा भारी ना हल्का, लेकिन इतना कि मैं हिल नहीं पा रहा था। सांसें धीमी हो गई थी और मन में डर बैठ गया था कि अगर मैंने आंखें खोली तो मुझे कुछ दिख जाएगा। वो जकड़न कुछ देर के बाद जाकर कम हुई और तभी मैंने जोर से खुद को उठाया। जब तक मैं उठा तब तक मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। सब कुछ फिर से शांत था, मगर नींद वो अब भी मुझसे कोसों दूर थी। जब मैं सुबह उठा तो शरीर थका हुआ महसूस हुआ। दिन भर सिर भारी सा लगता रहा और दोपहर तक मेरी तबीयत को बिगड़ता देखकर मामा मुझे पास के डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने दवा दी, लेकिन बुखार उतर ही नहीं रहा था। और फिर ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए, लेकिन मेरी हालत वो नहीं सुधरी। यहाँ तक कि बुखार भी अब तक उतरा नहीं था। और ठीक उसी रात कुछ और भी अजीब हुआ। मेरी नींद एक झटके से खुली।
ऐसे जैसे किसी ने जोर से मेरा नाम पुकारा हो, पर आवाज असलियत में नहीं आई थी। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन दरवाजा आधा खुला हुआ था। खिड़की से बाहर झांका तो कुछ दिखाई नहीं दिया, पर उस अंधेरे में एक अजीब सी आहट सी महसूस हुई, जैसे कोई दीवार के पीछे खड़ा हो और सांसें बहुत ही धीमी ले रहा हो। बुखार अब और भी तेज हो गया था। माँ को चिंता होने लगी थी, इसलिए उन्होंने गांव के किसी डॉक्टर को भी दिखवाया, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। शरीर में कमजोरी भी इस कदर थी कि चलना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन दिमाग बिल्कुल साफ था और वो कुआं बार बार मेरे जहन में घूम रहा था। 5वें या 6ठे दिन मुझे अचानक एक झटका सा महसूस हुआ, जैसे नींद से उठते ही कुछ गिरा हो। आंखें खोली तो देखा कमरे की दीवार पर एक गीला निशान था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पानी से भरे हथेली दीवार पर मारी हो। वो निशान धीरे धीरे सूख गया, लेकिन उसे देखने के बाद मैं कांप गया। कमरे में ना तो कोई और था और ना ही कोई बाहर से आया था। अब सबको ऐसा लग रहा था कि कोई सामान्य बात नहीं है। इसी बीच दादी ने बिना कोई सवाल किए माँ से कहा कि वो मुझे किसी बाबा या पुजारी के पास ले जाए। वहां लेकर गए तो उन्होंने बस मेरे माथे पर हाथ रखा और फिर कुछ बड़बड़ाते हुए उन्होंने कुछ राख मेरे हाथ में दी और माँ से कहा कि अगले दिन दोपहर तक मुझे अकेला ना छोड़े। उस रात में घर के अंदर सबके साथ सोया और पहली बार जाकर 4 दिनों बाद मुझे थोड़ी नींद आई। हालांकि उस नींद के अंदर भी एक अजीब सा सपना था। मैंने उस सपने में देखा कि मैं उसी कुएं के पास खड़ा हूँ और अंदर झांक रहा हूँ। पानी के नीचे मैंने किसी को देखा, सिर्फ 2 आंखें, बाकी सब धुंधला था। हालांकि सुबह आंख खुली तो बुखार कम हो चुका था, लेकिन शरीर अब भी थका हुआ था। मेरी माँ के पास बैठा था और उन्होंने धीरे धीरे पूछा कि क्या मैं कभी उस कुएं के पास गया था। वैसे तो मैं चाहता तो उन्हें झूठ भी बोल सकता था, लेकिन अभी तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उसके वजह से मैंने हामी में हाँ भर दी। मैंने सिर झुकाया और बताया कि मैं घर के पिछले हिस्से में गया था और मैंने उस कुएं के अंदर झांका भी। बस मैंने इतना ही कहा, पर यह सुनकर माँ कुछ देर तक मुझे बस देखती रही और कुछ नहीं कहा। हालांकि उस पुजारी के पास एक बार जाने के बाद से मुझे दोबारा वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ी, पर माँ के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उस कुएं को लेकर कुछ तो जानती है, कुछ ऐसा जिसके बारे में उन्होंने मुझे नहीं बताया। तो दोस्तों, ये तो थी वो घटनाएं जो कि आनंद और आकाश जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।